हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, इससे पिछले वाली क्लास में आपने देखा होगा, हमने उसमें मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी को डिस्कस किया हुआ था। आज वहीं से आगे बढ़ेंगे। आज हम दिल्ली सल्तनत की ओर बढ़ते हैं, यानी कि जो भारतीय इतिहास का दिल्ली सल्तनत वाला जो काल था या उस समय की जो हिस्ट्री थी, उसको आज हम जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासकों ने शासन किया था, कौन कौन वंश के शासकों ने शासन किया था, कितने कितने समय के लिए किया था। ठीक है, इन सबको आज हम जानेंगे। तो ये सारा का सारा जो समय है वो दिल्ली सल्तनत का रहा है 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक का। ठीक है, लगभग 300 साल का ये समय रहा है जब दिल्ली सल्तनत में जो शासक थे वो राज कर रहे थे। ठीक है, तो इसके अंदर जो दिल्ली सल्तनत वाला जो समय था, इसमें जो वंश रहे वो 5 वंश रहे। ठीक है, तो गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, तो इस तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं कि गुलाब खिले तो सांस लो। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। गुलाब से होगा गुलाम वंश, खिले से होगा खिलजी वंश, तौ से होगा तुगलक वंश और सांस के सौ से होगा सैयद वंश और लास्ट में लोदी वंश। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन 5 वंश को याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। हम जो गुलाम वंश है, ठीक है, गुलाम वंश है, उसको डिस्कस करेंगे आज के सेशन में कि गुलाम वंश को जो समय था वो था 1206 से लेकर के 1290 तक। ठीक है, गुलाम वंश का क्या समय था? 1206 से 1290 ईस्वी तक का समय रहा गुलाम वंश का। अगर इसकी स्थापना की बात हम करें, गुलाम वंश की स्थापना की बात करें, तो ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? 1206 में, जब से ये दिल्ली सल्तनत काल का जो समय था वो स्टार्ट हुआ था 1206 में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये शुरुआत की थी, इस गुलाम वंश की स्थापना की थी। और जो ये गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है, संस्थापक कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये कौन था? ये गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी हमने इससे पिछली वाली क्लास में पढ़ा था। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने ये गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो आगे इसमें है कि अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो ये लाहौर में बनाई थी। ठीक है, जो पाकिस्तान में है, तो यहाँ पर बनाई थी अपनी राजधानी। आगे देखेंगे इसमें अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो ठीक है, एक बहुत ही प्रसिद्ध मीनार जो दिल्ली में बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुब मीनार जिसे कहा जाता है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाई थी। ठीक है, अब देखिए दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, ये 2 मस्जिद बनाई थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाई थी। ठीक है, तो ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये पहले क्या था? एक शिक्षा का केंद्र था, मतलब शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी, विद्यालय इसको कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको बदल दिया गया किसके रूप में? मस्जिद के रूप में। ठीक है, इसको बाद में मस्जिद बना दिया गया। तो ये दोनों ही जो मस्जिद थे, कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था अपने शासनकाल में। फिर है कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कई बार पूछा जाता है, ये लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि लाखों का दान करता था। ठीक है, वो दान देता था बहुत लोगों को, इसलिए लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। और अन्य एक नाम से हातिम से भी जाना जाता था। ठीक है, हातिम भी कहते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। और जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है वो ध्वस्त किसने किया था? ठीक है, ये ध्वस्त किया था। ठीक है, इसको मतलब इसके जो ख़त्म किया था वो किया था ऐबक के सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, सेनानायक या सेनापति भी पूछा जाता है, तो ये बख्तियार खिलजी था। ठीक है, जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ये ऐबक का, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? सेनापति था। ऐबक की मृत्यु की बात करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु तो कब हुई थी? चौगान खेलते समय हुई थी 1210 में। ठीक है, 1210 में, 1206 से स्टार्ट किया था उसने अपना शासन और 1210 में जाकर के मृत्यु हो गई थी ऐबक की, लगभग 4 साल के बाद। ठीक है, अब आगे इसमें हम देखेंगे कि ऐबक का जो उत्तराधिकारी है वो कौन हुआ। ठीक है, कौन हुआ इसके बाद उत्तराधिकारी ऐबक का? कुतुबुद्दीन ऐबक का आराम शाह हुआ। आराम शाह को उसके बाद राजगद्दी मिली और आराम शाह ने जो शासन किया था वो 8 महीने का ही किया था। ठीक है, बहुत कम समय का शासन रहा गुलाम वंश में आराम शाह का। ठीक है, अयोग्य शासक भी इसको कहते हैं। पूछा जाए कि सबसे अयोग्य शासक कौन रहा गुलाम वंश का, तो ये आराम शाह रहा। ठीक है,
इसको मार दिया गया, आराम शाह की हत्या कर दी गई। और इसके बाद दिल्ली पर बैठा कौन, 1211 ईस्वी में, यानी कि आराम शाह मतलब 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश बैठा था। ठीक है, इल्तुतमिश ने यहाँ से गद्दी संभाली थी दिल्ली सल्तनत की। तो इल्तुतमिश जो था वो कौन था, अब देखिए इसमें इल्तुतमिश कौन था, ठीक है, जिसने कि गद्दी संभाली थी दिल्ली सल्तनत की। तो वो इल्तुतमिश कौन था, ये था तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका दामाद। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश का जो इल्तुतमिश है वो ऐबक का दामाद था, जिसने कि आराम शाह की हत्या की और उसके बाद राजगद्दी पर बैठ गया। ठीक है, और ऐबक की मृत्यु के समय जो इल्तुतमिश था वो कहाँ का गवर्नर था। जब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी मृत्यु हुई थी तो उस समय इल्तुतमिश जो कि ऐबक का क्या था, दामाद था, तो वो गवर्नर कह सकते हैं या सूबेदार भी कहीं पे दिया गया है कि सूबेदार था, कहाँ का, बदायूं का। ठीक है, बदायूं जो स्थान है वहाँ पर ये सूबेदार या गवर्नर था उस समय। ठीक है, फिर है इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ लाया। तो इल्तुतमिश ने चेंज की थी अपनी जो राजधानी थी वो लाहौर से बदल करके कहाँ कर ली थी, दिल्ली में ही कर ली थी। ठीक है, जहाँ पर कि वो शासन कर रहा था दिल्ली में, तो यहाँ पर अपना राजधानी स्थापित की थी। फिर इसके बाद आते हैं 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति किसने प्राप्त की। ठीक है, बगदाद के खलीफा से। ठीक है, बगदाद का जो खलीफा था, ठीक है, यानी कि खलीफा किसको बोलते हैं, जो कि क्या होता है, धार्मिक गुरु होता है। तो बगदाद का जो खलीफा था तो उसके द्वारा सुल्तान पद की जो एक कह सकते हैं उपाधि धारण की थी वो किसको मिली थी, तो ये इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश को स्वीकृति प्रदान हुई थी, वैधानिक स्वीकृति की, वो क्या है, सुल्तान है। ठीक है, ये कहा गया था। अब देखिए आगे क्या होता है कि यहाँ पे इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 ईस्वी में। कब होती है, 1236 ईस्वी में हो जाती है। और यहाँ पर इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन होता है, रुकनुद्दीन ऐबक। ठीक है, उत्तराधिकारी का अर्थ क्या होगा कि जो इसके बाद राजगद्दी संभालेगा। ठीक है, उसके आगे का शासन जो करेगा जिस भी राजा के बाद, तो उसको उत्तराधिकारी कहा जाता था। तो यहाँ पे इल्तुतमिश का जो उत्तराधिकारी था वो था रुकनुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब देखिए तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटा करके राजगद्दी पर किसको बैठाया, तो यहाँ पर जो तुर्की अमीर थे उन्होंने रुकनुद्दीन को हटा करके रजिया को क्या बना दिया गया, मतलब वहाँ का जो शासन इनके हाथों में सौंपा, रजिया के हाथों में सौंपा था। ठीक है, और रजिया किसकी बेटी थी, तो वो इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी जिसको के शासन सौंपा गया था तुर्की अमीरों के द्वारा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर प्रथम मुस्लिम महिला का और जिसने शासन चलाया था। ठीक है, प्रथम मुस्लिम महिला जिसने क्या की थी, बागडोर संभाली थी अपने दिल्ली सल्तनत के शासन की, तो वो भी कौन थी, रजिया बेगम थी, प्रथम मुस्लिम महिला थी। ठीक है, रजिया बेगम। और रजिया ने अमीर ए आर या घोड़ा का सरदार किसे नियुक्त किया था। ठीक है, रजिया ने अपने शासन काल में घोड़ों का जो सरदार बनाया था जिसको कि अमीर ए आर कहा जाता है, तो ये मालिक जमालुद्दीन को बनाया था। फिर यहाँ पे आगे चल के तुर्की जो अमीर हैं वो फिर से क्या करते हैं, रजिया को बंदी बना लेते हैं और जो दिल्ली की जो गद्दी थी वो किसके हाथों में दे देते हैं, मुइनुद्दीन बहराम शाह को। ठीक है, मुइनुद्दीन बहराम शाह को ये गद्दी सौंप देते हैं, यानी कि यहाँ से शासन करता है बहराम शाह। और अगर बात करेंगे रजिया की शादी की, ठीक है, रजिया जिसको कि यहाँ पर बंदी बना लेते हैं तुर्की अमीर, और जो उसकी शादी थी वो अल्तुनिया के साथ में होती है। ठीक है, अल्तुनिया के साथ में शादी होती है रजिया की। और रजिया की मृत्यु की बात अगर करें तो 1240 में। ठीक है, रजिया की मृत्यु जो इल्तुतमिश की बेटी थी, तो यहाँ पर 1240 में रजिया की मृत्यु हो जाती है। और रजिया को बंदी जब बना लेते हैं तुर्की अमीर, तो वहाँ पर बहराम शाह को गद्दी सौंपी जाती है। ठीक है, और बहराम शाह के बाद फिर से दिल्ली पर कौन बैठता है, तो यहाँ पर अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, तो यहाँ पर आगे ये शासन करता है जो अलाउद्दीन मसूद शाह होता है। उसके बाद फिर नसरुद्दीन मोहम्मद बैठता है। ठीक है, इनका शासन काल का समय इतना बताया नहीं गया है कि कब से कब तक रहे, लेकिन इसके बाद जो अलाउद्दीन मसूद के बाद नसरुद्दीन मोहम्मद कब बैठता है, 1246 में ये गद्दी पर बैठता है। अब देखिए आगे, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया, तो नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, जो नसरुद्दीन मोहम्मद है यानी कि कौन था, जो कि अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद गद्दी पर बैठा, तो ये नसरुद्दीन मोहम्मद बलबन
का क्या था, दामाद था, यानी कि इसका पुत्री का विवाह इसके साथ में हुआ था। और बलबन कौन था, इसका वास्तविक नाम क्या था, ये था बहाउद्दीन। ठीक है, ठीक है, बहाउद्दीन नाम था। और कौन था बलबन, तो ये इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल से ये चल रहा था, तो ये इल्तुतमिश का कौन था, गुलाम था। ठीक है, अब आगे देखिए, तुकनी ए चहलगानी का विनाश किसने किया, तो ये बलबन ने किया था। ठीक है, तुकनी ए चहलगानी का विनाश किया था बलबन ने। फिर बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन पे। बलबन 1266 ईस्वी में किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो जब 1266 में गद्दी पर बैठता है बलबन, ठीक है, जो कि इल्तुतमिश का गुलाम था, तो ये यहाँ पर अपना नाम बदल करके गयासुद्दीन बलबन कर देता है। ठीक है, इस नाम के साथ वो गद्दी संभालता है दिल्ली सल्तनत की। फिर आगे बढ़ेंगे, राज दरबार में सिजदा वो पेबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो ये बलबन ने ही की थी। पेबोस और किसकी, सिजदा, दो प्रथाएं चलाई थी, तो ये बलबन ने ही इनकी शुरुआत की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित किस उत्सव का प्रारंभ किया था। ठीक है, फारसी जो रीति रिवाज होते हैं उनसे संबंधित उत्सव को शुरू किया था किसने, बलबन ने किया था। कौन सा उत्सव था वो, नवरोज़ या नौरोज़ कहा जाता है उसे। ठीक है, तो देखिए फारसी भाषा जो थी वो दिल्ली सल्तनत की भाषा थी, मतलब उसके शासन के समय में जब दिल्ली सल्तनत पे शासन हो रहा था गुलाम वंश का, तो फारसी उनकी भाषा थी। ठीक है, इसलिए जो फारसी भाषा है उसको लेकर के उत्सव यहाँ पर बलबन करता है नवरोज़ या नरोज़ नाम से। फिर अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को किसकी उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, जो नसरुद्दीन मोहम्मद था तो वो दामाद था बलबन का, तो ये किसकी उपाधि सौंपता है, किसकी उपाधि देता है बलबन को, तो उलूम खां। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि उलूम खां की उपाधि किसे दी गई है, तो ये बलबन को दी गई है। ठीक है, फिर है फारसी के प्रसिद्ध जो कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये दो मुख्य कवि रहे हैं। ठीक है, गुलाम वंश के, तो ये फारसी के प्रसिद्ध कवि हैं फारसी भाषा के, तो ये किसके दरबार में थे, ये भी बलबन के ही दरबार के कवि थे। फिर है अल-बुरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की, तो किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद की रचना की है अल-बुरूनी ने। फिर है इक्तादारी प्रथा। ठीक है, ये प्रथा चलाई थी इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी। फिर आएगा इसमें कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब कुतुब मीनार को बनाना स्टार्ट किया था, तो उसके कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और वो कार्य अधूरा रह जाता है, जिसके बाद कि इल्तुतमिश इसको पूरा करता है। ठीक है, इल्तुतमिश इस कार्य को पूरा करता है। फिर है अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है, तो ये कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अगला क्वेश्चन इसमें, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया, तो ये तुर्कों ने किया था। ठीक है, तुर्कों ने ये पोलो खेल को स्टार्ट किया था भारत में। फिर अगला इसमें क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल के किस शासक को मिन्हास ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी। ठीक है, हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा किसको दी गई है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है, गुलाम वंश की जिसने स्थापना की थी, गुलाम वंश को शुरू किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी गई है। फिर अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो जिले इलाही की उपाधि धारण की थी किसने, बलबन ने। गुलाम वंश का पूछा जाए तो किसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी, तो ये बलबन ने की थी। और गुलाम वंश का अंतिम शासक की बात करेंगे तो समुद्दीन कैमुर्स। ठीक है, समुद्दीन कैमुर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो यहाँ पर ये गुलाम वंश समाप्त होता है। इसकी अगली वाली क्लास में हम जो खिलजी वंश है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पे नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपके पास जो नई से नई वीडियो है वो जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।